हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। देखो, बहुत ज़्यादा छोटा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल चैप्टर है, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों? क्योंकि इससे नीट में 4 क्वेश्चन एवरी ईयर आते हैं। देखो, रिसेंट ईयर में तो हर साल लगभग 4 क्वेश्चन तुम्हारे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से आएंगे, ठीक है। अब इसमें देख, इसमें भी तुम जानना चाहोगे कहाँ से आएंगे, तो एक क्वेश्चन तुम्हारा मियोसिस कवर करता है, एक क्वेश्चन एम पेज कवर करेगा, एक क्वेश्चन सेल साइकिल कवर करेगा, और एक क्वेश्चन इसे मियोसिस या इन तीनों को मिला के बनाते हैं, ठीक है। तो ऑन द एवरेज मान के चलो कम से कम हर साल ना 4 क्वेश्चन आते हैं। अभी लास्ट में अपन ना क्वेश्चन भी करेंगे, तो देखना वहाँ पे अच्छे समझ में आएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखो, ये सब लाइनें जो हैं, सारी की सारी लाइनें एनसीईआरटी से ली गई हैं, ठीक है। तो आपको एनसीईआरटी घर पे जाके एक बार रीड कर लेनी चाहिए। तो जब मैं घर पे जाके एक बार एनसीईआरटी रीड करनी चाहिए, क्योंकि समझ में आ जाएगा, क्योंकि सारी लाइनें तो मैं एनसीईआरटी पढ़ाता हूँ। सबसे पहले समझो, सेल साइकिल होता क्या है। तो सेल साइकिल एक्चुअल में होता क्या है, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट। सेल साइकिल ऐसा सीक्वेंस ऑफ इवेंट है जिसमें क्या होगा कि सेल जो है वो डिवाइड कर जाएगी 2 डॉटर सेल में। तो एक ये सेल है, एक सेल से 2 सेल में डिवाइड हो जाएगी। तो एक सेल से जब 2 सेल में डिवाइड होती है तो इसमें कुछ इवेंट्स होते हैं, कुछ घटनाएं होती हैं। उस घटनाओं को जब तुम एक सीक्वेंस में करोगे, एक सीक्वेंस में अरेंज करोगे, तो उसको बोलते हैं सेल साइकिल। तो इसमें सीक्वेंस में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, तो इसमें देखो, डिप्लीटेशन ऑफ जीनोम होगा, जीनोम का डुप्लीकेशन होगा, और अदर जो कंस्टिट्यूट हैं सेल के, उसका सिंथेसिस होगा, ठीक है। तो सेल साइकिल क्या है? सेल साइकिल एक्चुअल में सीक्वेंस है इवेंट्स का, जिसके थ्रू एक सेल 2 सेल में डिवाइड हो जाती है। तो देखो, इसमें 2 टाइप का होता है, उसमें हाँ 2 टाइप का होता है, बट यहाँ पे एक चीज़, एक लाइन ये एनसीईआरटी का देख लेते हैं, फिर आगे डिस्कस करते हैं। सेल ग्रोथ, सेल का ग्रोथ अगर हम साइटोप्लाज्म में देखें, जैसे मान लो ये सेल है, इसका इतना सा साइटोप्लाज्म है, अब ये सेल इतनी बड़ी हो गई, तो इसका साइटोप्लाज्म क्या हो गया? बड़ा हो गया, ठीक है। इसका साइटोप्लाज्म क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो ये जो साइटोप्लाज्म बड़ा हो गया, साइटोप्लाज्म इंक्रीज करेगा, इसको भी हम लोग सेल ग्रोथ बोलते हैं। तो ये जो सेल ग्रोथ होती है, साइटोप्लाज्म का इंक्रीज होना, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन जो डीएनए का सिंथेसिस होता है वो कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं होती, सेल साइकिल के एक फेज में होती है। कब होती है ये बताते हैं। अब देखो, सेल साइकिल या सेल डिवीजन जो होता है 2 टाइप का होता है। एक तो होता है तुम्हारा माइटोसिस, और एक होता है हम मियोसिस। तो अभी हम माइटोसिस डिस्कस करेंगे, मियोसिस डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। माइटोसिस का क्या होता है? माइटोसिस एक्चुअल में होता है इक्वेशनल डिवीजन। माइटोसिस को हम लोग बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो ये एक सेल है, इस सेल के पास 46 क्रोमोसोम है, तो इससे 2 डॉटर सेल बने और दोनों के पास कितने कितने सेल, कितने कितने क्रोमोसोम है? 46 46। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या? इक्वेशनल। इक्वेशनल का मतलब बराबर है, दोनों में क्रोमोसोम बराबर है। लेकिन अगर मियोसिस होता तो यहाँ पे अगर इस सेल में 2n क्रोमोसोम है, तो एक सेल में n क्रोमोसोम जाता, दूसरे में n क्रोमोसोम जाता। तो इसलिए हम लोग मियोसिस को बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। यहाँ लिख देता हूँ, रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है। तो माइटोसिस क्या होता है? इक्वेशनल डिवीजन होता है। मियोसिस का होता है रिडक्शनल डिवीजन होता है। माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन क्यों कहते हैं? क्योंकि क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है, वेरी नहीं करता। मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन क्यों कहते हैं? क्योंकि क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाता है, ठीक है। क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाता है? आधा हो जाता है, ओके। अब देखो, माइटोसिस हम लोग यहाँ इन डेप्थ में डिस्कस करेंगे। तो अब माइटोसिस में 2 फेज होती है। माइटोसिस में 2 फेज होती है। पहले फेज को बोलते हैं हम लोग इंटरफेज। इंटरफेज पहले को क्या बोलेंगे हम लोग? या आई फेज, आई फेज भी बोलते हैं, बट दूसरे को हम बोलते हैं एम फेज। तो माइटोसिस में हमारे पास 2 फेज होती है, एक इंटरफेज होती है और एक एम फेज होती है। इंटरफेज जो होती है वो एक्चुअल में प्रिपरेशनल फेज है, मतलब यहाँ पे सेल क्या करेगी? प्रिपेयर करेगी खुद को डिवाइड करने के लिए। और एम फेज एक्चुअल में डिवीजन फेज है। तो डिवीजन कब होगा? एम फेज में। और प्रिपरेशन कब होगा? आई फेज में, ओके। अब ये आई फेज और एम फेज को जब तुम इन डेप्थ डिस्कस करोगे, तो आई फेज को जब देखोगे, तो आई फेज को हमने डिवाइड कर रखा है 3 फेज में। आई फेज को डिवाइड कर रखा है 3 फेज में। आई फेज में 3 फेज होता है। पहला फेज होता है G1 फेज, दूसरा होता है एस फेज, तीसरा होता है G2 फेज, ठीक है। इसके अलावा एक और फेज होता है जो एक्चुअल में आई फेज का पार्ट नहीं है, बट उसके बारे में जानना जरूरी है, ठीक। देखो, G1 फेज में क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड अदर सब्सटेंस। जो दूसरे सब्सटेंस होते हैं जो जरूरी होते हैं, उनकी सिंथेसिस कहाँ पे होती है? G1 फेज में। G1 फेज को गैप 1 फेज बोलते हैं। एस फेज में क्या होता है? 3 चीज़ ध्यान रखना। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, डीएनए का रेप्लिकेशन केवल और केवल एस फेज में होता है। दूसरा याद रखना, डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन। और तीसरा याद रखना, सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। और ये जो तीनों लाइनें मैंने लिखी हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और नीट एग्जाम में कितनी ही बार पूछी जा चुकी हैं, ठीक है। तो एस फेज जो होता है ना, एस फेज में 3 इंपॉर्टेंट इवेंट होती है। पहला रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, दूसरा डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल, और तीसरा सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। G2 फेज में क्या होगा? तो G2 फेज में सिर्फ होता है प्रोटीन सिंथेसिस। G2 फेज में क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस, इसके अलावा और कुछ नहीं होता, ठीक। तो ये देखो, ये जो लाइन लिखा हो ना, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब आ जाओ, एक देखते हैं, यहाँ पे आ जाओ। इंटरफेस डिस्कस करने से पहले यहाँ पे देखो, एक टिपिकल ह्यूमन सेल की बात करें कल्चर में, वो डिवाइड करती है 24 घंटा में। एक ह्यूमन सेल डिवाइड करती है 24 घंटा में। ई कोलाई डिवाइड करती है 20 मिनट में, और ईस्ट सेल डिवाइड करती है 90 मिनट में। ये एनसीईआरटी चल रहा है अभी, ठीक है। तो अगर ह्यूमन सेल की बात करें तो कितने में डिवाइड करेंगे? 24 घंटे। ईस्ट सेल 90 मिनट, ई कोलाई 20 मिनट,
में डिवाइड करते हैं। अब इसमें अगर देखोगे ना तो सेल साइकिल ऑर्गेनिज्म पे ऑर्गेनिज्म वैरी करता है। ओके, क्यों वैरी करता है इसमें देखिए, 90 मिनट इक्वल 20 मिनट है, तो सबका सेल साइकिल का टाइम अलग अलग होता है। सेल साइकिल में देखोगे दो फेज होता है, एक आई फेज होता है और एक एम फेज होता है। जब हम बात करते हैं आई फेज की, जब हम बात करते हैं किसकी, आई फेज की, तो आई फेज में देखोगे तो 3 फेज आता है। आई फेज में पहला फेज आता है G1 फेज, दूसरा फेज आता है एस फेज और तीसरा फेज आता है G2 फेज। उसके बाद दूसरा फेज आता है एम फेज। आई फेज एम फेज दो बार में डिवाइड किया, तो ये आई फेज जो है ना पूरा ना सेल ना सब्सटेंस का सिंथेसिस करेगी, इसमें सेल डिवाइड नहीं करती। एक्चुअल डिवीजन उसका एम फेज में होगा। एम फेज में भी कब होगा, तो एम फेज में देखो आगे बताएंगे, चलो अभी रुक जाओ। यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे एक और फेज ऐड है जिसका नाम है G0 फेज। G0 फेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और इससे क्वेश्चन कभी भी आ सकते हैं, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खैर यहाँ आओ, देखो आई फेज में है क्या। आई फेज रिप्रेजेंट द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज, दो एम फेज के बीच का फेज होता है इंटरफेज, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 24 घंटे ह्यूमन सेल साइकिल को लगते हैं एवरेज। तो इसमें देखोगे ना तो जो सेल डिवीजन होता है एक्चुअल में होता है 1 घंटे का, यानी 23 घंटे सेल क्या करेगी, प्रिपेयर करेगी, और 23 घंटे सेल किस में रहेगी, इंटरफेज में रहेगी। इंटरफेज इज प्रिपेरेटरी फेज। तो इंटरफेज क्या करता है, मोर देन द 95% सेल साइकिल का ड्यूरेशन लिया रहता है, केवल इसमें प्रिपरेशन करते हैं, कुछ नहीं। बाकी जो रेस्टिंग फेज है, ठीक, तो वो इन दिस फेज सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन बाय अंडरगोइंग बोथ सेल्स ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन इन ऑर्डरली मैनर। यानी आई फेज में क्या होने वाला है कि इस फेज, ये रेस्टिंग फेज है, यहाँ पे ध्यान रखना। आई फेज का दूसरा नाम तुमसे पूछ सकता है तो बोल देना रेस्टिंग फेज। इस फेज में क्या होगा, सेल डिवीजन के लिए प्रिपेयर करती है, ठीक। इसमें और होता क्या है, सेल का ग्रोथ होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, वो आर्डरली मैनर में होता है। अब आर्डर क्या है, तो आर्डर देखो क्या है, पहले इंटरफेज में सबसे पहले आएगा गैप 1 फेज, G1 फेज। उसके बाद आता है यस फेज, यस फेज का मतलब सिंथेसिस फेज। उसके बाद आता है गैप 2 फेज, G2 फेज, ठीक। तो अगर G1 फेज की बात करोगे तो ये किसके किसके बीच मिलेगा, एक तो माइटोसिस और डीएनए रेप्लिकेशन। नहीं समझे, बताते हैं। ये देख, ये एक माइटोटिक फेज है, ये यम फेज है, ये माइटोटिक फेज है, और यहाँ पे तुम्हारा डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है। एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, तो ये तुम्हारा माइटोटिक फेज है, ये माइटोटिक फेज है, यम फेज है, और ये तुम्हारा डीएनए रेप्लिकेशन होता है। जीवन फेज जो है किनके दोनों के बीच में है, एम फेज और डीएनए रेप्लिकेशन। यही बात वो यहाँ पे कह रहा है कि जो जीवन फेज है वो एम फेज और डीएनए रेप्लिकेशन के बीच में होता है। जीवन फेज में सेल क्या करती है, सेल यहाँ पे ध्यान दो, मेटाबॉलिकली एक्टिव है, इनएक्टिव नहीं है, एक्टिव है, और लगातार ग्रो करती है, कंटिन्यूस ग्रो करती है, बट डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता। डीएनए का रेप्लिकेशन जीवन फेज में नहीं होता, ठीक। ये एनसीईआरटी की बात है। ये इंटरफेस का डायग्राम आ गया, अच्छा बाद में देखेंगे इंटरफेस का डायग्राम को। अभी यहाँ पे देखो एस फेज की बात करते हैं, तो एस फॉर सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस फेज में क्या होगा, यही मेन पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट तुमको मिला जो नीट में मुझे लगता है पिछले 10 सालों में 5 बार पूछा जा चुका है, ठीक है। इट्स कंटिन्यूसली रिपीटिंग, बार बार रिपीट कर रहा है। तो कभी भी मत बोलना कि डीएनए सिंथेसिस या रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए जो होता है वो एस फेज में होता है। तो अगर मान लो किसी सेल में अगर डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया, तो अगर सेल में 4 डीएनए थे तो अभी कितने डीएनए होंगे, 8 डीएनए होंगे। क्यों, क्योंकि रेप्लिकेशन हो रहा है। तो ये जो द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल हो जाती है कब, एस फेज में जाने के बाद। इनिशियल यानी एस फेज से पहले अगर मान लेते कि डीएनए 2C था, अगर मान लो एस फेज से पहले डीएनए 2C था, तो एस फेज के बाद डीएनए कितना हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है रेप्लिकेशन हुआ दोगुना हो जाएगा, 4C हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे खास बात ये ध्यान रखनी है, क्रोमोसोम नंबर में कोई भी चेंज नहीं होता। मतलब ये सेल के पास 46 क्रोमोसोम थे तो अभी भी कितने ही होंगे, 46 क्रोमोसोम ही होंगे, बट डीएनए का होगा डबल हो जाएगा। अब कहोगे 46 रहे तो डीएनए कैसे डबल होगा, समझाता हूँ। जैसे ये एक क्रोमोसोम है, ठीक। अब क्या हुआ, एस फेज में जाने के बाद ये क्रोमोसोम ऐसा दिखने लगता है, यानी एक ही क्रोमोसोम डबल एक्सपेंड कर जाता है। तो क्रोमोसोम की नंबर नहीं बढ़ रही है, क्रोमोसोम का साइज बढ़ रहा है, साइज डबल हो रहा है लेकिन नंबर नहीं बढ़ रही। तो क्रोमोसोम नंबर ध्यान रखना, क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज नहीं होता है, बट डीएनए के क्रोमोसोम नंबर में चेंज होता है। तो अगर कोई सेल डिप्लॉयड है जीवन लेवल पे, तो एस फेज के बाद भी वो क्या रहेगी, डिप्लॉयड ही रहेगी। एनिमल्स में अगर बात करो तो एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन शुरू होता है कहाँ पे, न्यूक्लियस में। इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे ध्यान दो, ये मार्क माई वर्ड, डीएनए न्यूक्लियस में होता है तो रेप्लिकेशन भी कहाँ होगा, डीएनए में। यहाँ पे ध्यान दो, एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन न्यूक्लियस में होता है, बट साइटोप्लाज्म में भी कुछ होता है। साइटोप्लाज्म में होता है सेंट्रियोल का रेप्लिकेशन, समझे। तो एस फेज में 3 मंत्र ध्यान रखना। पहला मंत्र, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है न्यूक्लियस में, क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन नहीं होता, क्रोमोसोम का नंबर नहीं बढ़ता, डीएनए का नंबर बढ़ता है। दूसरा फैक्ट जो याद करना है, एस फेज में साइटोप्लाज्म में सेंट्रियोल का रेप्लिकेशन होता है। अब यहाँ पे ध्यान दो, सिर्फ रेप्लिकेशन होता है, अरेंजमेंट नहीं। अरेंजमेंट इसका प्रोफेज में बताएंगे हम, ठीक। नेक्स्ट है G2 फेज। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे देखो एनसीईआरटी लिखा नहीं है, बट तुम ध्यान रखना, हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस भी कहाँ होता है, एस फेज में ही होता है। ध्यान ये रखना कि G2 फेज जो होता है, G2 फेज में प्रोटीन सिंथेसाइज होती है, और क्या होता है, सेल ग्रोथ होता है। तो G2 फेज में सेल क्या होता है, G2 फेज में क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, कुछ सेल एनिमल्स की अगर तुम ध्यान दो तो उनमें डिवीजन नहीं होता, डू नॉट अपीयर एग्जिबिट डिवीजन, डिवीजन नहीं होता। जैसे हार्ट सेल की बात कर लेते हैं तो हार्ट सेल में भी डिवीजन नहीं होता। और कुछ सेल होती है जो ओकेशनली डिवाइड करते हैं, जैसे मान लो कहीं इंजरी लग गई और उसको फिल करना है तब वो डिवाइड करती है, ठीक। तो यहाँ पे देखो, जो सेल डिवाइड नहीं करती हैं वो G1 फेज को एग्जिट करके आती हैं G0 फेज में। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो सेल डिवाइड नहीं करती है वो G1 फेज को छोड़ के G0 फेज में आती है। G0 फेज का पहला नाम याद रखना, क्योंसेंट स्टेज। तो तुमसे G0 ना लिख के लिख देगा क्योंसेंट स्टेज, तो समझ लेना वो किसकी बात कर रहा है, G0 की। अब एनसीईआरटी ने आगे ये लिखा है कि G0 फेज में जो सेल होती है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेशन।
इनमें पॉलीफरेशन नहीं होता। पॉलीफरेशन का मतलब आगे ये चल के डिवाइड करने की कैपेसिटी नहीं रहती, इनमें डिवीजन की कैपेसिटी नहीं रहती, ये डिवाइड नहीं करते, प्रोलिफरेट नहीं करते। बट जी नॉट फेज का मतलब डिवाइड नहीं करेंगे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव हो गई हैं, ठीक। लेकिन इन एनिमल्स में अगर बात करोगे तो माइटोटिक सेल डिवीजन ओनली सेल इन डिप्लॉइड सोमैटिक सेल। आप देखो एनिमल्स में देखोगे तो डिप्लॉइड सोमैटिक सेल जो होती है उनमें माइटोटिक सेल डिवीजन होता है। लेकिन एक एक्सेप्शन ध्यान रखना, मेल हनी बी में हैप्लॉइड सेल में भी माइटोसिस होती है। देखो हायर ऑर्गेनिज्म में बात करोगे, एनिमल से बात करोगे तो माइटोसिस किस में होगी, डिप्लॉइड सेल में। बट लोअर ऑर्गेनिज्म में जब तुम जाते हो ना तो माइटोसिस किस में होती है, हैप्लॉइड सेल में। बट यहाँ एक हायर ऑर्गेनिज्म है जैसे मेल हनी बी, ये हायर ऑर्गेनिज्म है, इसमें हैप्लॉइड सेल में भी हो रहा है। लेकिन मेल में, फीमेल में नहीं, केवल मेल की बात है। क्यों होता है, जेनेटिक्स में देखेंगे। देखो प्लांट्स में भी देखोगे तो प्लांट्स में भी माइटोटिक डिवीजन होते हैं, तो प्लांट में माइटोटिक डिवीजन हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों सेल में होते हैं। और कब हैप्लॉइड होगा कब डिप्लॉइड होगा ये हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 में, ठीक है। इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे चैप्टर नंबर 3 में। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो डिस्कस करने को एम फेज है, तो एम फेज में बस थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ज़्यादा नहीं। एम फेज में देखो एक्चुअल सेल डिवीजन इसी में होता है, ठीक। इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट में जितना होता है प्रोजेनी में भी उतने ही जाते हैं, इसलिए इसको इक्वेशनल कहते हैं। इक्वेशनल क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर 46 प्रेजेंट में तो प्रोजेनी में भी 46 जाएंगे। इसके 2 फेज होते हैं, एक न्यूक्लियर डिवीजन होता है, एक साइटोप्लाज्म डिवीजन होता है। तो यहाँ पे न्यूक्लियस को कैरियन बोलते हैं, तो अगर बोल दिया कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस का मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन, या फिर बोल दे साइटोकाइनेसिस, तो साइटोकाइनेसिस का मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो पहले पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं सेल साइकिल के कुछ PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ओके, तो सब लोग रेडी हो। यहाँ पे देखो नीट 2023 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, देख रहे हो, रिसेंट ईयर का क्वेश्चन करा रहे हैं तुमको, इतना रिसेंट कोई नहीं करा था। रिसेंट ईयर में देखो क्वेश्चन पूछा गया, देखो मैं तुमको बता रहा हूँ, आई फेज ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन तो हर साल आता है। खैर नीट 2023 में देखो क्या पूछ लिया। स्टेटमेंट 1 करें, ड्यूरिंग जी नॉट फेज, जी नॉट फेज में सेल साइकिल द सेल इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव। अब देख रहे हो क्या बोल दिया, मेटाबॉलिकली इनएक्टिव। देखो मैंने क्या बोला था, एनसीईआरटी ने क्या लिखा था कि जी नॉट फेज में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, प्रोलिफरेशन नहीं होता, सेल डिवीजन नहीं होता। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया क्योंकि यहाँ मेटाबॉलिकली इनएक्टिव लिखा है। दूसरे में देखो द सेंट्रोसोम अंडरगो डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज ऑफ इंटरफेज। देख रहे हो सेंट्रोसोम का रेप्लिकेशन कब होता है, एस फेज ऑफ इंटरफेज। तो ये बात क्या है, सही है। देखो सेंट्रियोल को ही सेंट्रोसोम बोलते हैं, सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल एक ही चीज़ है। अगर तुमने वो पढ़ी है तो, अगर मेरे सेल के लेक्चर्स देखें तो तुम्हें पता होगा, अगर नहीं देखे हैं तो जाके देख लेना। तो यहाँ पे देखो कि सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम सेम चीज़ होती है, ठीक है। तो एस फेज ऑफ इंटरफेज, एस फेज में जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म में क्या होता है, सेंट्रियोल का रेप्लिकेशन होता है, और जो न्यूक्लियस होता है वहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मैं कई बार भूल चुका हूँ, इसको ध्यान रखना। तो स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन है, स्टेटमेंट ए इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट मैचिंग वाला क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। एम फेज में क्या होता है, एम फेज एक्चुअल में डिवीजन होता है या इक्वेशनल डिवीजन होता है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर 4 अगर देखोगे तो मैच करा दो, तो ये देख रहे हो इक्वेशनल डिवीजन, सही बात है। G2 फेज में क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, प्रोटीन सिंथेसिस एंड सेल ग्रोथ, ठीक। Q1 फेज, अब यहाँ पे ध्यान देना, G2 फेज है, यहाँ G1 फेज में प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, लेकिन यहाँ पे G1 और G2 में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड, अरे भाई ये देख रहा है, मैंने जो लाइन बताई है एनसीईआरटी की, एग्जैक्ट एनसीईआरटी की वही लाइन आई है, ठीक है। तो इसी वजह से कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, उसको बार बार रीड करो। और देखो मैं अपने लेक्चर में इसी वजह से पूरा एनसीईआरटी कवर करता हूँ और कुछ नहीं करता हूँ, क्योंकि आएगा ही वही। देख रहे हो एनसीईआरटी डायरेक्ट लाइन है यार, इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए, ये G1 फेज था, ये इमेज तुमको मैं दिखाया था लेक्चर में, अगर नहीं है तो पीछे जाके देख लो। Q-सेट फेज होती है, इनएक्टिव फेज होती है, इनएक्टिव फेज किसके लिए होती है, प्रोलिफरेशन के लिए, प्रोलिफरेशन यानी सेल डिवीजन के लिए ये इनएक्टिव है। लेकिन एक्चुअल में अगर हम बात करेंगे किस चीज़ के लिए, मेटाबॉलिकली, तो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2023 में पूछा गया, अरे यार ये तो बहुत बार पूछा गया। अमंग यूकैरियोटिक्स की बात कर रहे हैं। अभी देखो ना जितने हम सेल साइकिल पढ़ रहे हैं ये यूकैरियोटिक में भी चल रहा है भाई। यूकैरियोटिक्स में बात करें तो डीएनए का रेप्लिकेशन कब होता है भाई, आँख बंद करके मार, एस फेज में 3 बड़ी चीज़ें होती हैं, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, सिंथेसिस ऑफ स्टोन प्रोटीन, और थर्ड बोल साइटोप्लाज्म में सेंट्रियोल और सेंट्रिस या सेंट्रिसोम का रेप्लिकेशन, ये 3 बड़ी चीज़ें होती हैं। ये देखो ये तो खैर ठीक है, इसको हटाओ, आ जाओ और को देखते हैं और कोई क्वेश्चन है क्या। देखो ये पूछा गया है नीट 2021 में। देखो 2022 में देखते हैं 2022 में आया क्या आईपीएस से कुछ क्वेश्चन। 2022 का ये पहला क्वेश्चन है, ये 2022 का दूसरा क्वेश्चन है, 2022 का तीसरा क्वेश्चन है, ओ ठीक है, 2022 का ये चौथा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो 2022 में कोई क्वेश्चन आया नहीं है आईपीएस से, बट आईपीएस तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखो 2023 में 3 क्वेश्चन आ गए थे, तो क्या पता 2024 में क्वेश्चन तो आएगा ही। 2021 में देख, 2021 में ये क्वेश्चन तो ठीक है, ये क्वेश्चन देख आईपीएस का है। अब यहाँ पे एक चीज़ तो नोटिस कर, ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है 2023 का। भाई देख इसमें मैं मैचिंग नहीं कराने वाला, इसलिए नहीं कराने वाला क्योंकि 2023 का जो क्वेश्चन लगाया ना वो 2021 का, ये देख रहे हो सेम क्वेश्चन पूछ रखा है, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है भाई, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन। इसीलिए कह रहा हूँ PYQ इज इंपॉर्टेंट, PYQ इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब इसमें क्या ही कराएं। हाँ देखो ये 2021 में एक और क्वेश्चन मिला, द सेंट्रियोल अंडरगो डुप्लीकेशन, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन कब होता है भाई, आँख बंद करके मार यार एस पेज।
तुमको तो ये भी पता है कि सेंट्रियोल का जो डुप्लीकेशन होता है वो यस फेज में कहाँ पे होता है, ये भी पता है, साइटोप्लाज्म में होता है। तो भविष्य में पूछे कहाँ होता है तो ये भी बता देना साइटोप्लाज्म में होता है। समझे ना समझे कोई नहीं। इसके अलावा एक और चीज़ बताऊँ, एक और चीज़ देख, सेंट्रियोल का रेप्लिकेशन वहाँ होता है, बट सेंट्रियोल जो पेरिफेरी पे जाता है ना वो प्रोफेज में जाता है। ये दूसरा लाइन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेंट्रियोल का रेप्लिकेशन एस फेज में होता है बट पेरिफेरी पे जाता है प्रोफेज में। प्रोफेज में डिस्कस करेंगे। खैर 2020 में देखते हैं कोई क्वेश्चन है क्या। देखो 2020 में भी देखो क्वेश्चन है, सम डिवाइडिंग सेल, कुछ डिवाइडिंग सेल एग्जिट कर देती है सेल साइकिल, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है भाई, इसमें कोई चेंजेस ही नहीं है। सम डिवाइडिंग सेल एग्जिट द सेल साइकिल एंड इंटर वेजिटेटिव इनएक्टिव साइट, वेजिटेटिवली इनएक्टिव, दिस इज कॉल्ड कंसर्ट एंड दिस प्रोसेस अकर एट द एंड ऑफ, आंसर इज जीवन फेज। आंसर क्या है इसका, जीवन फेज के अंत पे ये होते हैं। ठीक, और कोई क्वेश्चन जो पूछा गया हो, देख यहाँ पे देख, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद जीवन फेज, जीवन फेज का करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। डीएनए सिंथेसिस, सॉरी भाई जीवन फेज में नहीं होता, एस फेज में होता है। ठीक, तो ये तो गलत हो गया। सेकंड है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल सेल कंपोनेंट टेक्स प्लेस, नहीं रीऑर्गेनाइजेशन जैसा कुछ मैंने बताया नहीं। सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, ग्रो बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए, सही लाइन। ये एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइन है जो मैंने आपको बताया है भाई। एनसीईआरटी पढ़, एनसीईआरटी की देख रहा है एग्जैक्ट लाइन है, सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, ग्रो बट नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए। तो नीट 2020 में ये क्वेश्चन पूछे गए। तो आप समझ सकते हो कि आई फेज कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस लेक्चर को हो सके तो दोबारा देख लेना, ठीक है, इट विल बी मच हेल्पफुल।